नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य सागर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो वर्तमान समय में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हिंदी साहित्य ना हो और उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास न पूछा जाए। इसलिए आज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान है और यह पुस्तक किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं इसमें आपको संपूर्ण पुस्तक ऑनलाइन पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि इसमें आप सभी का बहुत ही लाभ होगा। कहीं से भी इस पुस्तक से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम प्रारंभ से ही इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके प्रथम संस्करण का वक्तव्य जो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार इन्होंने अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास की यात्रा प्रारंभ की, इसका विवरण उन्होंने दिया है। तो हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में प्रस्तुत किया था। इसके पीछे सन 1888 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इन्होंने लिखा है कवि वृत्त संग्रह। इससे तात्पर्य है कि उन्होंने कवियों का विवरण तो दिया, उनका कालक्रम ये सब उसके बाद में दिया गया था। इसका इतना स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं किया था। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान प्रारंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। इसके पश्चात काशी नागरी प्रचारणी सभा जो थी, उन्होंने यह ध्यान दिया कि जो हिंदुस्तान के जो घर हैं उनमें हस्तलिखित जो हिंदी की पुस्तकें हैं वो सभी पढ़िए। तो उन्होंने उन अज्ञात पुस्तकों को खोजा, घर घर जाकर उन्होंने उन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह किया। इतना उन्होंने प्रयास किया हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसके सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों, अज्ञात और ज्ञात कवियों, अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो उन्होंने जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, इसमें उन्होंने सरकार की आर्थिक सहायता से अनेक पुस्तकों को खोजा, अनेक ग्रंथों को खोजा, अनेक ज्ञात और अज्ञात कवियों का और ग्रंथों का पता लगाया। तो सन 1911 तक, कौन सी सन 1911 तक उन्होंने 8 रिपोर्टों को संग्रहित किया। इसके पश्चात हम बात करेंगे सन 1913 की। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं में, अब मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि, और इनके साथ और थे शुक बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह निकाला जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के नाम से सन 1913 में उन्होंने एक भारी कवि वृत्त संग्रह निकाला जो वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया। 3 भागों में ये प्रकाशित हुआ। जो मिश्र बंधु विनोद है वह 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी
की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य की विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्रों और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन वृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि के किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का विवरण या वर्गीकरण होता रहे। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँच सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, इस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि सबसे पहले जैसे ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने कवि वृत्त संग्रह निकाला, उसके पश्चात डॉक्टर ग्रियर्सन ने, फिर मिश्र बंधुओं ने एक भारी कवि वृत्त संग्रह निकाला और काशी नागरी प्रचारणी सभा ने भी बहुत से ज्ञात अज्ञात ग्रंथों को खोज निकाला। तात्पर्य है कि आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि ये सब उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आदि मध्य पूर्व उत्तर इस प्रकार उनका खंड के अनुसार उनको बांट दिया और फिर उस कवि वृत्त संग्रह को, उनका जो वृत्त संग्रह, उसको हम इतिहास नहीं मान सकते। कुछ उनको इस प्रकार की कमियां महसूस हुई जिससे उनको लगा कि नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है और हमें उस कमी को पूरा करना है, और उसके पश्चात ही हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से कर सकते हैं। उन्होंने अपने छात्रों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका निकाली। काशी नागरी प्रचारणी सभा के आधार पर उन्होंने बहुत से खंडों में अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को निकाला और फिर धीरे धीरे जब ये सारे खंड एक जगह एक स्थान पर उन्होंने करके इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का रूप दिया। इसके पश्चात हम बात करेंगे 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने छात्रों के लिए कुछ संक्षिप्त नोट उन्होंने तैयार किए, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। उन्होंने सबसे पहले काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण करके एक कच्चा रूप उनको प्रदान किया। फिर इसके पश्चात इन्होंने हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास, इस नाम से, देखिए इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर में जब जो उसकी भूमिका समाप्त हुई तो उसकी भूमिका इन्होंने लिखी और उस भूमिका का नाम उन्होंने दिया भाषा और साहित्य का विकास। तो परीक्षा में आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सर्वप्रथम किस नाम से निकाला गया। तो सबसे पहले देखो, हिंदी शब्द सागर के नाम से उन्होंने लिखा, उसके अंतर्गत ये आया और नाम जो था वो था भाषा और साहित्य का विकास। इस रूप में उन्होंने भूमिका के रूप में उन्होंने इस
अपने संक्षिप्त जो नोट्स थे हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में उनको प्रकाशित किया गया। उसके पश्चात अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में ज़रूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर न इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी इतिहास लिखने की जो यात्रा थी उसका वर्णन करते हैं और वो आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। पहले उन्होंने काल विभाग लिया। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना को प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। जैसे कि यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं जैसे कि 10, 5, 6, 8 और 2 के क्रम से मिलती है तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात कि ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं। उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाए। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। इसमें कुछ इस प्रकार की कुछ खास बातें नहीं हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे जिस प्रकार की ऐसी कोई बात होगी तो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी कि यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का नाम रखा उसके बारे में वो बताते हैं कि उन्होंने आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। उन्होंने सबसे पहले जो नाम रखा वो वीरगाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की जो रचनाएं मिलती हैं वो उन्होंने बताई हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि जो काल के भीतर 2 प्रकार की जो रचनाएं मिलती हैं उन्होंने एक तो अपभ्रंश की बताई और एक देश भाषा। अब इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे गए हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो भाषा प्रयोग में लाई गई उसको क्या नाम दिया, तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कहीं से भी इस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से एक एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ना है। तो अपभ्रंश की उस देश भाषा, अपभ्रंश की और देश भाषा जो बोलचाल की भाषा है उसको उन्होंने देश भाषा नाम दिया है। अपभ्रंश के पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है तो साहित्य कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से कब हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं।
अब उन्होंने साहित्यिक पुस्तकें 4 बताई हैं। एक उन्होंने जो जैन साहित्य है उसको धर्म तत्व निरूपण के रूप में रखा है, और इसमें उन्होंने जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो बताई हैं। एक तो विजयपाल रासो, एक हमीर रासो, एक कीर्ति लता, एक कीर्ति पताका। इनको उन्होंने साहित्य पुस्तकें माना है। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें बताई है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं कि साहित्यिक पुस्तकें उन्होंने 4 कौन सी बताई है और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें उन्होंने कौन सी बताई हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक भाषा कितनी बताई हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की जो 4 पुस्तकें हैं उनके ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये उन्होंने हिंदी साहित्य की 4 पुस्तकें बताई हैं और इनमें से कौन सी नहीं है। इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने साहित्यिक पुस्तकों के बारे में बताई 4 कौन कौन सी हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसके पश्चात देश भाषा काव्य की जो 8 पुस्तकें उन्होंने बताई हैं वो है खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जशचंद्रिका, परमाल रासो जो कि आहला खंड के रूप में भी प्रसिद्ध है। फिर है खुसरो की पहेलियाँ और अगली है विद्यापति की पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों को अब उन्होंने पूरी मिलाकर 12 पुस्तकें बताई हैं। अब ये वो आगे कहते हैं शुक्ल जी कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। उन्होंने आदिकाल का लक्षण और उसका निरूपण इनके आधार पर ही किया है। इनमें से अंतिम 2 तथा बिसल देव रासों को छोड़ शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अब उन्होंने वीर गाथात्मक जो ग्रंथ हैं इनमें कौन कौन सी नहीं मानी है। एक तो बिसल देव रासों को नहीं माना है, और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं उनको उन्होंने वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं माना। देखिए, अभी वर्तमान में जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इनमें बिसल देव रासों की जो ग्रंथ है उसके आधार पर भी बहुत से प्रश्न आचार्य शुक्ल की पुस्तक से आए हैं। ग्रंथ उनके जो भूमिका के रूप में कह दो, कथन के रूप में कह दो, और या फिर वो इस ग्रंथ के बारे में स्वयं के क्या विचार रखते हैं उसके बारे में कहें। तो ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य है कि बिसल देव रासों को उन्होंने वीर गाथात्मक काव्य के रूप में नहीं रखा है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि जो आदिकाल का नाम है वह वीर गाथा काल इसमें रखा जा सकता है। उन्होंने वीर गाथा काल रखा है जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। उन्होंने अन्य बहुत सी पुस्तकें मिश्र बंधुओं ने बताई हैं, जिसमें है भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वृत्तमाल, संवत्सार, पतली, अनन्य योग, जम्बूस्वामी रासा, रेवतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उव्यस माला जिसको उपदेश माला के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है। अब नंबर 1 कौन सी? भगवद गीता। जैसा कि उसकी किसी भाषा से स्पष्ट है, तेहि दिन कथा किन मन लाई,
हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कई चौपाई देखकर ही अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं, तो भाव को टच और विचार को फीलिंग कहते हैं। भाव को थॉट कहते हैं और विचार को फीलिंग कहते हैं। वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही समाधान के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें नंबर 2, 8, 6 और 10। अब इसमें उन्होंने कौन कौन सी रचना बताई है। नंबर 2 की है वृद्ध नवकार, और नंबर 7 की है जम्बू स्वामी रासा, और नंबर 9 की है नेमिनाथ चौपई, और 10 की उन्होंने बताई है उपयस माला यानी कि उपदेश माला। ये जो पुस्तकें हैं ये बताते हैं ये जैन धर्म के तत्व निरूपण पर, जो कि उन्होंने जो साहित्य कोटि है उसमें उनको वो नहीं रखते। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो जैन साहित्य को ये जैन साहित्य के रूप में मानते ही नहीं हैं, ये जैन धर्म के रूप में उनको मानते हैं। फिर है नंबर 6 की जो पुस्तक है अनन्य योग, ये उनको योग की पुस्तक मानते हैं। और नंबर 3 की जो है वो वृत्तमाल, और नंबर 4 की है वह केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो कि वर्णनात्मक है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरी में गुजरात के रेवतक पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की एक पुस्तक या साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने एक प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। इसलिए उन्होंने इस बात का तर्क दिया है कि मैंने आदिकाल को वीर गाथात्मक नाम क्यों दिया। वो ये कहते हैं कि बहुत से ऐसी वीर गाथात्मक ग्रंथ है इस काल में कि मेरा जो नामकरण है वह सर्वथा सही है। चाहे इस युग में किसी भी प्रकार की धर्म ग्रंथ मिल जाए, योग की पुस्तक मिल जाए, या फिर जैसे श्रीमद् भागवत गीता का जो भाव और विचार के रूप में ये पुस्तक है, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव या किसी प्रकार की कोई भी पुस्तक मिल जाए तो ये कहते हैं कि मेरा जो वीर गाथात्मक इस आदिकाल का नामकरण देना है वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, उचित ही है। ये इसके बारे में कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग अलग शाखाएं उनके सामग्री का विभाग किया है। जैसे कि भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, अब उन्होंने भक्ति काल में जो 2 काव्य धाराएं बताई कौन कौन सी, एक तो निर्गुण धारा और एक सगुण धारा, ये निर्दिष्ट की गई। उसके पश्चात प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं और उन्होंने बताई, जिसमें स्पष्ट रूप से लक्षित हुई। जैसे निर्गुण धारा के जो है वो एक तो ज्ञानाश्री और एक प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी में सूफी जो संत आते हैं वो आएंगे। फिर उसके पश्चात जो सगुण धारा है उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की शाखा। तो सर्वप्रथम उन्होंने जो काव्य धारा है 2 प्रकार की बताई, निर्गुण और सगुण। फिर निर्गुण को उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया, ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी।
और उसके पश्चात जो सगुण है, सगुण यानी कि जो अवतार के रूप में हम जिन ईश्वर को पूजते हैं, तो अवतार रूप में जैसे राम को पूजते हैं तो राम भक्ति हो गई, और कृष्ण को पूजने वाले कृष्ण भक्त हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भक्ति काल है उसको शाखाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली आई है, उनका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। उन्होंने पहले भक्ति काल के बारे में बताया, किस प्रकार से कितनी शाखाएं उन्होंने निश्चित की। उसके बाद में वो रीति काल के बारे में कहते हैं कि रीतिबद्ध जो रचनाएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनको उन्होंने किसी प्रकार का उनको आधार नहीं मिला, तो वह काल विस्तार और उसका जो ऐतिहासिक विभाग है वो उसको नहीं बता सके। आगे हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आगे के भाग में किस प्रकार उन्होंने रीतिकाल के बाद रीतिकाल में किस प्रकार के कवियों का उन्होंने विशेष ढांचा तैयार किया, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरा ये छोटा सा प्रयास है आप उसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। हिंदी साहित्य सागर जो ये है, उसमें मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को आपके समक्ष बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत कर सकूं, और आजकल के जो वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो विद्यार्थी हैं वह अपने हर संभव प्रयास से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सफल हों। धन्यवाद।